Hello everyone, this is our first lecture on electromagnetic induction. In the starting of the lecture, we'll be talking about magnetic flux. आइए समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहला सेक्शन हम लेंगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमारे लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से है, बी वेक्टर। ओके, और हमारे लिए एक लूप है इस तरीके से, और उसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं ऐसे, जो यहां से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट शुड बी रिटन एज बी डॉट ए। सिंपली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको ऐसे लिख देना है बी डॉट ए, या आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ले लेना है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एरिया को मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा लगा देना है। सिंपल है ना। और अगर मान लीजिए इफ लूप फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इफ लूप फॉर्म्स 0 डिग्री एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं लूप के, ठीक है, विद मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स उस केस में कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। सिंपल, उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए वो कब होगा, कैसे केस में होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और हमारा जो लूप है एकदम ऐसे है, एरिया वेक्टर भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, ठीक है, तो पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स बी होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब सेकेंड केस, दैट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ नॉन यूनिफॉर्म इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये मान लीजिए हमारा लूप है कोई ऐसे करके, ठीक है, तो इसका बहुत एक छोटा सा सेक्शन ds, बहुत छोटा सा सेक्शन इतना, इसका हम एरिया वेक्टर ds वेक्टर ले ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर, ये मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर है, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस दिशा में जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे हम, छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स लगाएंगे। तो कैसे निकालेंगे वो, बी डॉट डी एस करके, बी डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा आप किसके किसके बीच का एंगल है, डी एस वैक्टर और पी के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे और टोटल फ्लक्स चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई को, मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बी डी एस कॉस थीटा पूरे सरफेस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें ध्यान देनी है, कब आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ करना है, कब आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट फैक्टर्स कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकती हैं। सबसे पहला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरिएबल है ना। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया 2t टेस्ला, ठीक है, 2t टेस्ला मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा।
तो इस केस में जो हमारा फाई होगा ना, फाई बी ए कॉस थीटा, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फाई भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, एज मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज होने लगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, वो चीजें हम देख रहे हैं। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता है। दूसरा क्या चीज चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली एरिया वेक्टर। एरिया मान लीजिए चेंज होने लगे, ठीक है, एरिया चेंज होने लगे, कैसे एरिया चेंज होगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, और हमने एक ऐसे लूप ले लिया और यहाँ पे एक ऐसे स्लाइडर लगा दिया, ये हमारा स्लाइडर है, ठीक है, और हम इस स्लाइडर को इधर ले जाने लगे। तो पहले तो एरिया वेक्टर इतना था, ठीक है, लेकिन जब स्लाइडर को हम खींच के यहाँ ले आएंगे इस पोजीशन पे, तो हमारा एरिया वेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एरिया वेक्टर भी चेंज किया जा सकता है, मतलब एरिया भी चेंज किया जा सकता है लूप का। तो यहाँ पे लूप का एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। थर्ड चीज के क्या चीज चेंज हो सकती है, थीटा। अगर मान लीजिए थीटा ही चेंज कराते रहे हम, थीटा थीटा कब चेंज होगी, व्हेन लूप रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जब लूप रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो थीटा भी चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से बी वेक्टर, और हमने एक लूप ले लिया ऐसे करके, तो वो अभी ऐसे एंगल बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस लूप को थोड़ा सा हमने घुमा दिया और ये ऐसे कुछ हो गया, तो अब ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 रहा होगा, तो यहाँ पे वो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 हो गया होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, समझ में। तो थीटा भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो तीन फैक्टर हमने देख लिए, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया वेक्टर, और तीसरा है हमारा थीटा, ठीक है। ये कब चेंज होगा, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड ले लें हम, मतलब टाइम पर डिपेंड करे। ये चीज कब चेंज होगा, एरिया वेक्टर, स्लाइडर वाला हमने केस देखा ही है, ठीक है। थीटा कब चेंज होगा, रोटेटिंग लूप ले लें हम, एक हम रोटेटिंग लूप ले लें तो ये चीज भी चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए यहां पे हमने बात कर लिया फ्लक्स के चेंज होने का। अब व्हाट विल हैपन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन फ्लक्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स गेट्स चेंज्ड। मान लीजिए फ्लक्स चेंज हो गया तो अब होगा क्या, ये हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन। तो यहां पे आ जाते हैं एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, हिज नेम इज फेराडे, ठीक है। तो फेराडे जी ने ये बोला था कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। मतलब फेराडे ने क्या बोला, इफ magnetic flux in the loop will change, then an EMF will induce in the loop। ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो फैराडे का पहला नियम है कि मान लीजिए कभी भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसे भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर एक ईएमएफ, ठीक है, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, मतलब उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा उस लूप में, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि कितना ज्यादा या कितना कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि फ्लक्स कितना तेजी से चेंज हो रहा है,
ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड will be equal to how fast magnetic flux is changing। मतलब ज़्यादा तेजी से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है ना तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कम तेजी से अगर चेंज हो रहा है तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होता है, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा एक और शब्दों में लिख देते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप will be equals to the rate of change of flux। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। EMF इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैंने क्यों बोला, डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस की हम बात करेंगे वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी तक हमने क्या देख लिया, कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन का मतलब है, मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो कौन सा हाई पोटेंशियल है और कौन सा लो पोटेंशियल है, यहां पर ये बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में एक पॉइंट है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब कहने का ये है, जो फैक्टर फ्लक्स को चेंज कर रहा है उसका अपोज करेगा। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, वो 2t टेस्ला हमने रख दिया, अब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो किसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस तरीके से, ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश कर सके। जैसे मान लीजिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा अब आप। मान लीजिए हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, और इसमें हमने एक लूप ले लिया ऐसे करके, ठीक है, कोई करंट कैरिंग लूप नहीं है। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, मान लीजिए बढ़ रहा है, तो किस दिशा में बढ़ रहा है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो बढ़ रहा है। तो अब ये क्या होगा ना कि इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस लूप के अंदर। क्यों क्यों इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसलिए एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसके अंदर एक ईएमएफ आ गया। अब वो ईएमएफ क्या करेगा ना, वो जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बढ़ रहा है, उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो ये अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, ये लूप अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, किधर, बाहर की तरफ, जिससे जो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है वो घट सके ओवरऑल। समझ में आया। तो अब इसमें किस तरफ करंट चले, इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट चले कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऊपर की तरफ आ जाए। अगर ऐसे करंट चलेगा इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा। बात मेरी समझ में है। तो यहां पर डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस तरफ, जिधर करंट चल रहा है इस तरीके से। ओके, बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जो फ्लक्स इंड्यूस होता है, सॉरी, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है किसकी वजह से होता है, फ्लक्स चेंज की वजह से। तो ये ईएमएफ इंड्यूस क्या करता है, अपोज करता है, अपोज द
चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इसीलिए एक्चुअली में अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लगाऊं ना, मैं वहां पर मॉड ना लगाऊं और सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस लिखूं, तो उसको मैं लिखूंगा माइनस डी फाइव बाई डी टी से, माइनस डी फाइव बाई डी टी लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? ये माइनस का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose the change of flux। ठीक है, एक्चुअली में आगे हम पढ़ेंगे, यही लेंज लॉ लॉ भी है, लेंज रूल या लेंज लॉ भी है। ठीक है, तो लेंज ने एक लॉ दिया था, वही है ये। तो देखते हैं लेंज लॉ क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत लेंज लॉ का जिक्र कर रखा है, बट इस वीडियो में देखते हैं लेंज लॉ क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये बताता क्या है। इट टेल्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट। मतलब जो कॉइल के अंदर, इन द कॉइल, पूरा लिख लेते हैं, इन द कॉइल। तो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन बताएगा लेंज। कैसे बताएगा? सेकेंड पॉइंट, लेंज लॉ अब क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, हमें ऑलरेडी मालूम है कि इफ फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल, ठीक है, फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल चेंजेस, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो भाई ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कॉइल के अंदर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, या हम बोलते हैं ऐसे करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे हम करंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया कॉइल में, सच दैट सच दैट इट कैन अपोज, इट कैन अपोज, कौन अपोज कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट बोले तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की बातें हो रही है यहाँ पे। इट कैन अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, द चेंज ऑफ फ्लक्स। बात समझ में आ गई? तो भाई लेंज लॉ कहता है कि ईएमएफ इसलिए इंड्यूस होता है कि जो फ्लक्स चेंज कर रहा है, जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसका अपोजिशन कर सके। मतलब कहने का ये मतलब है, थर्ड पॉइंट में लिख दे रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट is in the direction is in the direction so that it can oppose, so that it can oppose the cause of change in flux। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको तो आप वीडियो पॉज कर करके लिख लेना। मैं फोर्थ में एक एग्जांपल दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, इस तरीके से हमारा एक रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और हम ना एक ले लेते हैं कॉइल, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये भी इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इट इज इंक्रीजिंग विद, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो फ्लक्स होगा थ्रू द कॉइल, फ्लक्स थ्रू द कॉइल कितना हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, है ना, बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया तो नहीं चेंज हो रहा है, ये तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये, तो इसकी वजह से फाई भी चेंज होगा। फाई चेंज होगा, यू नो ईएमएफ आ जाएगा एक, ईएमएफ इज इक्वल्स टू होता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, और इस ईएमएफ आ जाने की वजह से करंट भी आ जाएगा। कहने का मतलब देखो सिंपल सा है कि जो कॉइल है ना, इसके अंदर एक बैटरी लग जाएगी, एक बैटरी लग जाएगी। जैसे अगर इसी कॉइल, ये जो कॉइल है ऐसे, इसके अंदर अगर मैं एक बैटरी लगा दूँ यहाँ पे ईएमएफ की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करंट नहीं चलने लगेगा? बट ऑब्वियसली चलेगा। तो वही हो रहा है इसके अंदर,
फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और ईएमएफ की वजह से करंट आएगा। तो आवर क्वेश्चन इज, फिर से बना लेते हैं एक बार। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सो दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड रीजन और इसके अंदर हमारा एक कॉइल, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर भाई करंट आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना है हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से ही फ्लक्स आ रहा है इसके अंदर, मतलब बढ़ने की वजह से ही फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर ऐसा करंट आ जाए जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का अपोज कर सके। इसका मतलब क्या है? अगर इसके अंदर करंट आ गया, इस लूप के अंदर करंट आ गया, इस लूप के अंदर, तो करंट आने से क्या होगा? भाई करंट आने से इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर हो, मतलब जो बढ़ रहा है वो नीचे है, और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर हो जाए, तो फिर ये जो जितना बढ़ रहा है ये उतना घटा देगा, है ना। तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, और ऊपर होने के लिए करंट किधर चलना पड़ेगा? ऐसे। तभी तो आप अपनी राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिर किधर डायरेक्शन आएगा? ऊपर से। ओके। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ, अगर इस कॉइल में हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अच्छा इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलने चले, ठीक है। ये किधर है ये वाला? ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा हमारा करंट। तो इस तरीके से हम लेंज लॉ का प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में शायद ये वाला क्वेश्चन कवर भी किया था। ये हमारे पास एक point, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया एक मैप, नॉर्थ को, ठीक है? और इसको हम इसके पास लेके आए, तो जब पास लेके आ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली फिर से बढ़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक। तो ये कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना देगा, तभी तो घटा सकता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कब बनेगा? आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए कि जो आपका थंब है ना वो इस डायरेक्शन में आ जाए। तो कैसे कर्ल होगा? ऐसे करके कर्ल हो रहा है, इस तरीके से करंट आ रहा है। तो इस तरीके से करंट आ जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए, अगर ये कॉइल हमने ली और यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेट को हम इधर, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा ओवर द टाइम, है ना, क्योंकि ये मैग्नेट इधर जा रहा है, तो ओवर द टाइम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये अपना भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगा देगा। ये तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट की वजह से है। तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए और थंब जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। सो वेरी सिंपल है ना, बहुत सिंपल। लेंज लॉ से हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी कॉइल के अंदर, तो अभी हमें वो समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए ये हमारे पास एक स्लाइडर है इस तरीके से, दिस इज स्लाइडर, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ओके। अब हमने इस स्लाइडर को इधर खींचना स्टार्ट,
तो इससे होगा क्या? ऑब्वियसली एरिया बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट, एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ने से फ्लक्स तो बढ़ेगा ना, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसके अंदर करंट भी इंड्यूस। ठीक है। अब देखिए एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। अब जब इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, तो इसमें कुछ करंट चलने लगेगा, इसके अंदर कुछ करंट चलने लगेगा। जब करंट कैरिंग कोई वायर या हमारे पास कोई स्लाइडर या कुछ भी है, करंट कैरिंग है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखिए एक्चुअली में हम लोग इधर फोर्स लगा रहे थे, इधर ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये एफ एक्सटर्नल था, जिसकी वजह से एरिया बढ़ रहा था। इधर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से एरिया बढ़ रहा है। अब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में अगर आ गया तो वो चेंज का अपोज कर देगा। चेंज को अपोज कर देगा, मतलब जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस स्लाइडर को इधर खींच रहे थे इस डायरेक्शन में, उसका अपोजिशन कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा करंट के इंड्यूस होने की वजह से। तो ये रहा हमारा स्लाइडर, इस पे लग रहा है एफ एक्सटर्नल इधर, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए करंट की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं, यू नो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, है ना, आई एल क्रॉस बी होता था ना। तो अगर मैं करंट को ऊपर मान लूँ आई, ठीक है, तो आई, अच्छा आई एल का जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट ही होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट को ऊपर मान लें और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, अपनी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की, उसको करंट की दिशा में स्ट्रेच करिए, एक बार अपना राइट हैंड जो है करंट की दिशा में स्ट्रेच करिए, और जो पाम है वो नीचे की तरफ रखिएगा, मतलब जैसे शपथ लेते हैं ना वैसे कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए और थंब देखिए किधर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा थंब इधर आता हुआ, ठीक है। ये आपकी ऐसे फिंगर्स होंगी ना, ये हाथ है, ये पाम नीचे रहेगा, तो ये राइट हैंड की फिंगर्स इधर आ गई होंगी, तो सॉरी थंब इधर आ गया होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर, इसका मतलब क्या है, करंट इसमें ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, करंट ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब करंट इसमें ऊपर के डायरेक्शन में आ गया और इसमें इधर उधर चल गया। तो हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार-बार मैं बता रहा हूँ एक चीज़, कि लेंज़ लॉ क्या बताता है, अगेन लेंज़ लॉ क्या बताएगा, ये अपोजिशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। और ये अपोजिशन कौन करेगा, ये अपोजिशन कौन करेगा, एक क्वेश्चन ये है कि कौन करेगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये लेंज़ लॉ का एप्लीकेशन हमने अभी इसमें रखा है, बाकी हम आगे की बात, इमोशनल ईएमएफ कहो या हम उसको नाम दे देते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन मूविंग कंडक्टर, और अभी हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन मूविंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी को मोशनल ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। अभी जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा जो केस है वो है कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है इन द सराउंडिंग, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक इस तरीके से एक रेल बना लिया है, यहाँ पे एक स्लाइडर, मतलब ये बेसिकली एक रॉड है जिसको हम स्लाइड कर, अभी इस तरीके से रखा है,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है, इसको हम v वेलोसिटी से आगे खींच रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम dt टाइम बाद, मैं dt टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर dt टाइम ये कुछ यहाँ पहुँच जाएगा और इसने ये जो डिस्टेंस कवर की होगी, दिस शुड बी v। तो उसने v dt डिस्टेंस कवर कर ली होगी और इतना एरिया कवर कर लिया होगा, ये एरिया इसने कवर। अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो bA cos थीटा लिखा जाता है और यहाँ पे एक एक्चुअली में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम इसको BA, तो हमारे लिए फाई इज इक्वल्स टू BA होगी। अगर मैं यहाँ पर डी फाई बाई डी टी की बात करूँ, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता है ना। पहले देखिए, पहले जब ये यहाँ पे था, यहाँ पे पहले यहाँ पे था, तो इसने इतना एरिया ही कवर किया हुआ था, ठीक है। और जब ये यहाँ पहुँच गया तो इसने इतना सारा एरिया कवर कर दिया। तो डी टी टाइम में कितना एरिया चेंज हो गया, उसकी अगर हम बात करें, ये डी टी टाइम में कितना एरिया चेंज हो गया, इसकी लेंथ जो है ना ये एल है, तो कितना एरिया बढ़ गया इसमें, एल इंटू वी डी टी। ये इतना एरिया बढ़ गया ना, इतना एरिया, तो एल इंटू वी डी टी। तो यहाँ से अगर मैं डी ए बाई डी टी कैलकुलेट करूँ, तो मेरे को मिल जाएगा एल वी, ठीक है। अब यहाँ से डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे तो बी डी ए बाई डी टी लिखते हैं, क्योंकि बी तो चेंज होगा नहीं, इज इक्वल्स टू बी इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू मैं एल वी रख देता हूँ। तो यहाँ से जो मुझे डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू मिली इस केस में, वो मुझे मिल गई बी एल वी, और इसी को हम ई एम एफ भी बोल सकते हैं, फेराडेज लॉ। ई एम एफ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइव बाई डी टी। तो उससे हमारा ई एम एफ फाइनल। तो जो ई एम एफ इंड्यूस्ड हुआ है, किसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है, इन मूविंग रॉड, मूविंग, ऑब्वियसली कंडक्टिंग रॉड है ये, इन मूविंग कंडक्टिंग रॉड इज इक्वल्स टू बी एल वी, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूस्ड है। अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से एक बार और पिक्चराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और इस तरीके से हमारा स्लाइडर है, ये रॉड। अब ये रॉड जो है ना, बेसिकली हमें एक बैटरी जैसे बिहेव करेगा ये, ई एम एफ ऐसे, ई एम एफ इज इक्वल्स टू बी एल बी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट बचा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ क्या हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ क्या हो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि एक्चुअली में इसकी वेलोसिटी इधर है और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर हम इसको खींच रहे हैं, इसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने लगेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये रॉड है और इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर के साइड, आप करके देख लेना, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर हो गई, तो इसका मतलब ये इस तरीके से कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी इधर रहेगा तभी तो करंट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ईएमएफ, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मान लीजिए कोई एक मूविंग रॉड है, इस तरीके से v वेलोसिटी से जा रही है, और ये हमारा है p पॉइंट, ये हमारा है q पॉइंट। तो p जो होगा वो एट हाई पोटेंशियल होगा, एट हाई पोटेंशियल, और q लो पोटेंशियल का होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ से एक्सप्लेन की, ठीक है। और ये रॉड को हम एक्चुअली में ऐसे बना सकते हैं, एक बैटरी जैसे बना सकते हैं, और इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी एल पी, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को ना एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी रॉड है इस तरीके से, वो v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो अब ये जो रॉड है ना, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि कंडक्टिंग रॉड है ये, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है।
तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सोच समझ के बताएं, v क्रॉस b, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इस पर नीचे फोर्स लगेगी इधर, है ना। देख लेना आप डायरेक्शन निकाल के। और डायरेक्शन में किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताना, फिर उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे बताओगे तभी। मुझे नहीं पता ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं तो अपने इस तरीके से समझा रहा हूँ। बी क्रॉस बी करना था आपको, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो आप पलट दीजिए 180 डिग्री रोटेट, तो इस तरीके से इस पे और कितना फोर्स लग जाएगा, ई वी बी, इतना फोर्स लग जाएगा नीचे की साइड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो ऐसे नीचे आने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे इस तरीके से। आफ्टर सम टाइम होगा, आफ्टर सम टाइम ये वाला नेगेटिव पोलैरिटी बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर गए ना, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ई वी बी, ठीक है। और अब जब आफ्टर सम टाइम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ई इंटू ई। और एक समय ऐसा आएगा जब ये ई इंटू ई का वैल्यू ई वी बी के बराबर हो जाएगा, और तब सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम ई ई इज इक्वल्स टू ई वी बी कर दें तो ये ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, और ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी बी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अभी आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को एल से मल्टीप्लाई करना, डिस्टेंस से, और ये लेंथ है L, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा वी चाहिए, मतलब ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, ईएमएफ क्या आ जाएगा, ई इंटू एफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, वी बी, तो यहाँ से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस ई बी। तो ये भी एक तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। तो ये कब हमने लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रॉड है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, l इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा बी, ये एक बहुत सिंपल सा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, बी वी एल, सिंपल, बहुत सिंपल। तो ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ, डायरेक्शन याद रखिएगा आप इसकी। अगर मान लीजिए रॉड जो है वो रोटेटिंग रॉड है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, इफ रॉड इज रोटेटिंग, जो अभी हमने सीधी 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 रॉड v वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, अब उसी रॉड को हम रोटेट कराना स्टार्ट करें। देखिए ये हमारे पास एक रॉड है जो इस तरीके से इनिशियली अभी हमारे पास ऐसे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक, ठीक है। और ये हमारी रॉड जो है ये अब रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, मैग्नेटिक, ये रॉड रोटेट कर रही है, और आफ्टर सम टाइम ये रॉड मान लीजिए कुछ dt टाइम बाद यहाँ पे पहुंच गई, dt टाइम, ठीक है। और ये जो रोटेट कर रही है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, और लंबाई इसकी एल ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसने dt टाइम में इतना एरिया कवर किया, ये dt टाइम में इसने इतना एरिया कवर कर लिया, ओके।
और ये वाली डिस्टेंस देखिए, अगर एक सर्कुलर आर्क है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ आपके सामने। तो ये जो एल होता है ना, ये लेंथ होता है, ये वाला लेंथ, ये इसकी वैल्यू होती है आर इंटू थीटा, ये। तो इसने एंगल कितना कवर किया होगा? थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा इंटू टाइम कितना लगा? डी। तो इसने ओमेगा इंटू डी टी एंगल कवर कर लिया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू है एल, ये देखिए लेंथ, इंटू थीटा कितना है? ओमेगा डी टी। ठीक है, तो ये रहा, इसने इतना पार्ट कवर कर। अब मेरे को ये एरिया चाहिए। मैं आपको एक आर्क का एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा आपका 2 पाई हो जाता, ठीक है, मतलब पूरा सर्कल हो जाता, तो वहाँ पे जो एरिया आता है वो पाई आर स्क्वायर आता, अगर थीटा 2 पाई, ठीक है। एरिया क्या आता? पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये 1 होता है एंगल, 2 पाई ना होके, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आता, मतलब आर स्क्वायर बाई 2 आ जाता। अगर ये थीटा हो जाए, तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। तो थीटा के लिए जो एरिया कवर्ड होगा, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आर्क हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं कि जो एरिया कवर्ड है, ये एरिया, ये छोटा सा एरिया, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। आर स्क्वायर बोल तो एल स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? ओमेगा डी टी बाई 2, ये डी ए आ गया। अगर मैं यहाँ से डी ए बाई डी टी ही कैलकुलेट कर दूँ, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा बाई, ये डी ए बाई डी। वट वी नो फाई इज इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा होता है। अब एरिया वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री एंगल बना रहे, बी ए ले लो। यहाँ से अगर मैं डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट करूँ, बिकॉज बी इज नॉट वेरिएबल, एरिया इज वेरिएबल, तो यहाँ से मैं लिखूंगा बी डी ए बाई डी टी, एंड बी द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी विच वी हैड ऑब्टेन इज एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ओके, तो हम यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं अगर ओमेगा के टर्म में, और यू नो डी डी फाई बाई डी टी क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू ई एम एफ। तो ये ई एम एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, मतलब ई एम एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई। वापस से रॉड इस तरीके से है, और ये ओमेगा से नाच रहा है अगर, तो यहाँ पे इस रॉड में जो ई एम एफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एल इज द लेंथ। ओके, कोई डाउट नहीं होगी ना इसमें कि अगर रोटेटिंग रॉड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है। पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे अब, कुछ पॉइंट्स देखिए। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, इस तरीके से, और हमारा जो मूविंग कंडक्टर है वो ऐसे ना मूव करके, मतलब हमने पहले ऐसे माना था ना, ऐसे ना मूव करके अब की जो मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस केस में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? तो आंसर है 0 ईएमएफ इंड्यूस। क्यों 0 होगा? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ एरिया ये कवर नहीं करेगा, इसका एरिया कवर 0 होगा, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसे चलता, तो ये देखिए ये एरिया कवर करता कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर एरिया चेंज नहीं होगा, इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कंडक्टर अपनी लेंथ के पैरेलल ही चलता है, अपनी लेंथ के पैरेलल चलता है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस 0 होता है। इफ कंडक्टर मूव्स पैरेलल टू इट्स लेंथ, then EMF induced will be 0। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब मान लीजिए पैरेलल ना चल के और परपेंडिकुलर ना चल के कुछ वो एंगल पर चलता है, इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए ये ठीक है।
ये वी वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, वी के दो कंपोनेंट कर देंगे। एक तो ये वी कॉस थीटा हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही जो कंडक्टर है, ये बेसिकली इधर तो ये वी साइन थीटा से चल रहा है और इधर ये वी कॉस थीटा से चल रहा है। तो ये वाला पार्ट से तो हमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ नहीं दिखेगा और ये वाले पार्ट से हमें ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिख जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, बी वी एल साइन थीटा। सिंपल, बी वी एल साइन थीटा। ये क्लियर? तो वापस से अगर मान लीजिए कंडक्टर ऐसे कुछ वी वेलोसिटी से ऐसे थीटा एंगल पर मूव कर, ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी वी एल साइन थीटा। यहाँ पे ईएमएफ, इस चीज़ को याद रखेंगे, बी वी एल साइन थीटा। और अगर मान लीजिए कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सारे केसेस में अंदर की तरफ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, तो वहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी वी एल, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप मेमोराइज रखिएगा। ठीक है, अगर हमने थोड़ी बहुत डायरेक्शन बदल दी वहाँ पे तो।